तो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा चर्चा का विषय है फार्माकोकाइनेटिक्स में एब्जॉर्प्शन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में जाना था कि फार्माकोकाइनेटिक्स में होता क्या है। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एडीएमई का जो पहला मेथड है, पहला प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का, उसमें क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब्जॉर्प्शन से आप क्या समझते हैं कि हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है वो अपने साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, मतलब जिस जगह रूट से हमने उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया, फॉर एग्जांपल हम अगर ओरल रूट से ले रहे हैं तो फिर हम अपने माउथ से उसको इनटेक कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, और वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से अपने ब्लड स्ट्रीम में पहुँचने तक का जो रास्ता है, जो सफ़र है, वो एब्जॉर्प्शन में आता है। एंड ये हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है वो किस चीज़ों से पास करके जाता है? सेल मेम्ब्रेन से पास करके जाता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि वो लिपिड बाइलेयर से मिल करके बना हुआ होता है, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्टेरॉल का, है ना। तो ये जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है तो वही सेल मेम्ब्रेन है। ओके, तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को पास करके ड्रग अपने ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ठीक है, वो किस चीज़ का बना हुआ है? सेल मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन? लिपिड लिपिड बाई लेयर का बना हुआ है। तो फिर अब हम समझेंगे कि ड्रग्स जो है वो हमारा ट्रांसपोर्ट किन किन प्रोसेसेस से होता है। तो पहला प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट का पैसिव डिफ्यूज़न। दूसरा पैसिव डिफ्यूज़न एंड स्पेशलाइज्ड में तीन तरह के प्रोसेसेस आते हैं। तो इसमें है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न एंड पाइनोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस। तो एक एक करके चारों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला है क्या अपना पैसिव डिफ्यूज़न। तो पैसिव डिफ्यूज़न से आप क्या समझते हो कि जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, मतलब सेल के बाहर से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, मतलब सेल के अंदर में कैसे होता है? अलोंग दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है, मतलब कि हमारा जो बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन है ड्रग का वो अंदर के कॉन्सेंट्रेशन से क्या होगा? ज़्यादा होगा। अंदर के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होगा, तब हमारा जो है ड्रग वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, मतलब सेल के बाहर से अंदर जा रहा है। ठीक है, तो जो पैसिव डिफ्यूज़न है इसमें कौन कौन से टाइप ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स जाते हैं? जैसे ये हमारा ड्रग है, एक दो तीन फॉर एग्जांपल, और ये ड्रग है हमारा लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स क्या होते हैं? अनआयोनाइज्ड होते हैं। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग है या अनआयोनाइज्ड फॉर्म में वो ड्रग है। वो क्या करेगा? लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो ये हमारा जो लिपिड बाइलेयर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है इसके साथ क्या हो जाएगा? डिसॉल्व करेगा, बाइंड करेगा एंड उससे डायरेक्टली हमारे सेल के अंदर चला जाएगा। मतलब लिपिड सॉल्युबल है जो ड्रग, उनको सेल के अंदर जाने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। या फिर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होता है तो उसको भी कोई भी परेशानी नहीं होती है, डायरेक्टली अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन आसानी से चला जाता है। एंड यही अगर हम बात करें लिपिड सॉल्युबल की, एंड अगर हमारा जो ड्रग है वो वाटर सॉल्युबल होगा, वाटर सॉल्युबल ड्रग है, या फिर वो आयोनाइज्ड फॉर्म में है, तो क्योंकि ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड बाइलेयर है एंड वाटर लिपिड में सॉल्युबल नहीं होता है। वाटर सॉल्युबल ड्रग्स कैसे हम, लेकिन उसको जाना तो अंदर है, तो उसको हम कैसे लेकर के जाएंगे? तो हमारा जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, इसमें क्या होते हैं? कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक्वापोरिन्स कहलाते हैं। तो एक्वापोरिन्स क्या करेंगे? वाटर सॉल्युबल ड्रग्स को, या जो आयोनाइज्ड फॉर्म में ड्रग्स है उनको हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, मतलब सेल के बाहर से अंदर लेकर के जाएंगे। ये काम कौन करता है? एक्वापोरिन्स। तो ये था हमारा एक शॉर्ट ओवरव्यू पैसिव डिफ्यूज़न के बारे में। एंड हम इसके बारे में अब जानेंगे कि पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है पैसिव डिफ्यूज़न में। तो हमारे जो कुछ ड्रग्स होते हैं वो क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं।
यानी कि उनका जो आयोनाइजेशन है, उनका जो टूटना होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? पीएच पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल NaCl एग्जांपल ले रहे तो आयोनाइजेशन का मतलब क्या होगा? Na प्लस और Cl माइनस में टूटना। तो ड्रग्स का जो आयोनाइजेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? पीएच पे, कि उसको हम किस तरह से पीएच प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टमक में कैसा होता है हमारा? एसिडिक पीएच होता है। वहीं बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है हमारा? अल्कलाइन पीएच होता है। तो आयोनाइजेशन किसी भी एग्जांपल ले रहे हैं कि वो क्या है हमारा? वीक एसिड है। कोई एक ड्रग है, वो क्या है? वीक एसिड है। तो उसको हम लोग हैंडरसन हैसलबैच इक्वेशन से क्या बताते हैं? ये आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। इस इक्वेशन को कहते हैं हैंडरसन हैसलबैच इक्वेशन। ठीक है, ये किसके लिए दिया जाता है? वीक एसिड और वीक बेस के लिए। तो इसका इक्वेशन क्या है? pH बराबर pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड ड्रग बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड ड्रग। तो ये जो हमारा डिब्बे के अंदर A है और डिब्बे के अंदर HA है, ये क्या है हमारा? कॉन्सेंट्रेशन है, सिंबल है उसका, एंड आयोनाइज्ड ड्रग का सिंबल ऊपर, और अनआयोनाइज्ड ड्रग कहाँ आता है हमारा? नीचे के साइड में। वीक एसिड की बात करें, और अगर हम वीक बेस का बात करें तो जस्ट उल्टा हो जाता है। वीक बेस के लिए अगर हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, वीक एसिड का था ये, वीक बेस के लिए क्या हो जाएगा हमारा? पीएच बराबर pKa प्लस लॉग, यहाँ पर क्या था वीक एसिड में? आयोनाइज्ड बाय अनआयोनाइज्ड, इसमें क्या हो जाएगा? अनआयोनाइज्ड कॉन्सेंट्रेशन बाई आयोनाइज्ड का कॉन्सेंट्रेशन। ये किसके लिए है? वीक बेस के लिए इक्वेशन। तो फॉर एग्जांपल अगर हम वीक एसिड की बात कर रहे हैं, अगर हमारा वीक एसिड में आयोनाइज्ड ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर हो जाए? अनआयोनाइज्ड ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन के, तो फिर हमारा इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो हमारा क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो मिलके कट कुट के क्या आएगा हमारा? 1। तो log 1 क्या होता है हमारा? 0, क्योंकि log 1 होता है 0। तो फिर हम अगर पुट करें इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में pKa प्लस log 1 की जगह पे लिख दो 0, तो उस हिसाब से क्या आ रहा है हमारा? pH बराबर pKa इक्वल आ जा रहा है। ठीक है, तो ये बस एक डेरिवेशन था, इसका आपको ज़्यादा देखना नहीं है। तो इससे यह पता चल रहा है कि पीएच से किसे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे ड्रग पे। तो फिर इससे हम देखते हैं क्या क्या यूजेस हैं इसके। अब देखते हैं कि वो पीएच के बारे में जो हमने पढ़ा था, हैंडरसन हैसलबैच इक्वेशन, तो उसका हमारा डे टू डे लाइफ में ड्रग्स में क्या यूज़ है। उसमें हमने क्या पढ़ा था? वीक एसिड और वीक बेस ड्रग के फॉर्म में। तो अगर हम एसिडिक ड्रग लेंगे या बेसिक ड्रग लेंगे, एसिडिक ड्रग का एग्जांपल एस्पिरिन एंड बेसिक ड्रग का एट्रोपिन। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि एसिडिक ड्रग कहाँ अब्जॉर्ब होगा एंड बेसिक ड्रग कहाँ पर अब्जॉर्ब होगा। तो फिर एसिडिक ड्रग क्या होता है? अनआयोनाइज्ड फॉर्म में पाया जाता है। तो फिर वो आसानी से क्या हो जाता है? हमारे स्टमक के म्यूकोसा लेयर से ब्लड स्ट्रीम में जाता है और बीच में लीवर का काम आता है, वो हम बाद में करेंगे, वो हम मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे। तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है वो हमारा एसिडिक ड्रग, एंड बेसिक ड्रग कौन से फॉर्म में होता है? आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। तो एसिडिक ड्रग जो है वो हमारा एब्जॉर्ब होता है कहाँ से? स्टमक से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है कि एसिडिक ड्रग के कोई एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल क्या हुआ? एस्पिरिन। और वो एसिडिक ड्रग कहाँ से अब्जॉर्ब होगा? तो वो अब्जॉर्ब होता है कहाँ से? स्टमक से। बेसिक ड्रग का एग्जाम्पल बताओ। एट्रोपिन। बेसिक ड्रग कौन से फॉर्म में होता है? आयोनाइज्ड फॉर्म में पहले से होता है, और वो कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? इंटेस्टाइन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिक ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? स्टमक से। और बेसिक ड्रग कहाँ से होता है? इंटेस्टाइन से। तो फिर अब हमारा इसका एक और पॉइंट है कि स्टमक में अब्जॉर्ब होने के बाद होता क्या है। तो जो हमारा स्टमक से अब्जॉर्ब हुआ एसिडिक ड्रग, वो क्रॉस करता है किसको? सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसल सेल। तो जो हमारा स्टमक है, जो हमारा स्टमक है, इसके अंदर कौन से सेल पाए जाते हैं? गैस्ट्रिक म्यूकोसल सेल। तो ये सेल क्या करता है? अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ड्रग था पहले, पहले किस फॉर्म में था? अनआयोनाइज्ड फॉर्म में था। तो ये ड्रग जो है इस सेल से की वजह से क्या होता है? अनआयोनाइज्ड फॉर्म से आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो ड्रग है वो हमारा आयोनाइज्ड फॉर्म में चेंज होने के बाद
क्या होता है कि वो चला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर, फिर वहाँ से कहाँ जाएगा, अंदर सेल मेम्ब्रेन के ICF में, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, है ना। तो ये जो फेनोमेनन होता है आयोनाइजेशन का, ड्रग को जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म से आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इस फेनोमेनन को हम कहते हैं आयन ट्रैपिंग। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आयन ट्रैपिंग। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा सरफेस मेम्ब्रेन होता है गैस्ट्रिक म्यूकोसल सेल का, वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग को किस में कन्वर्ट कर देता है, आयोनाइज्ड फॉर्म में, एंड उसको कहाँ पास कर देता है, ECF में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो इसी को कहते हैं हम आयन ट्रैपिंग। तो जो हमारा ये हुआ इसका दूसरा पॉइंट। एंड तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, कि जो अगर ड्रग है, एसिडिक ड्रग है, वो कहाँ ज़्यादा आयोनाइज होता है, कहाँ ज़्यादा टूटेगा, अल्कलाइन यूरिन में, और टूट करके वो उसके साथ क्या होता है, बाइंड होता है। और इसी वजह से एसिडिक ड्रग को आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो अल्कलाइन यूरिन से क्या हो जाए, बाइंड करे, यूरिन में आ जाए, एंड फिर वो वापस से डिफ्यूज़ बैक ना हो सके ब्लड स्ट्रीम में, ताकि उसका एक्सक्रीशन जो हो जाए वो फास्टर हो जाए और वो आसान हो जाए। तो एसिडिक ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग इजीली एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकता है, इसलिए भी इसको आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कौन कन्वर्ट करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसल सेल कन्वर्ट करता है, और इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, आयन ट्रैपिंग कहते हैं। एंड जो एसिडिक ड्रग है वो आयोनाइज और कहाँ कहाँ होता है, अल्कलाइन यूरिन में होता है, और फिर अल्कलाइन यूरिन में आयोनाइज होने से, आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होने से क्या होता है कि वो वापस ब्लड में नहीं जाता है, और आसानी से क्या हो सकता है, एक्सक्रीट हो सकता है। तो ये था हमारा एसिडिक ड्रग का थोड़ा सा फार्माकोकाइनेटिक्स। तो आगे हम पढ़ेंगे कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में होता क्या है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है कि डिफ्यूज़न हो रहा है और इसमें कुछ फैसिलिटी है। तो कैसी फैसिलिटी है कि इसमें क्या आ जाता है, कैरियर प्रोटीन का कॉन्सेप्ट। जैसे कि अगर कोई ड्रग है जो कि हमारा इजीली इस पोर्स की वजह से सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो फिर उस टाइप के ड्रग मॉलिक्यूल्स को हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न से पास आउट कराते हैं। यहाँ पर कुछ प्रेजेंट होते हैं कैरियर प्रोटीन, जिसको दूसरे नाम पे हम कहते हैं क्या, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली कहाँ आएगा, कैरियर प्रोटीन के पास। कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, इस ड्रग मॉलिक्यूल्स को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, मतलब सेल के बाहर से अंदर लेकर के आ जाएगा। मतलब कैरियर प्रोटीन क्या है, टैक्सी है, जिसमें कि इंसान बैठ करके, मतलब ड्रग बैठ करके बाहर से अंदर आ जाता है। तो ये था हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में हम लिखेंगे क्या, कि ये सिंपल डिफ्यूज़न से ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा रैपिड है, एंड इसमें क्या होता है, नॉन डिफ्यूजिबल सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंसेस इजीली डिफ्यूज़ नहीं कर पाते हैं उन्हें हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के थ्रू पास करवाते हैं। लेकिन जो हमारा डिफ्यूज़न होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू ही होगा, मतलब उसको फॉलो करेगा। जैसे कि अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कॉन्सेंट्रेशन हाई है और इंट्रा सेलुलर में कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ही जाएगा। एंड फिर अगर क्या है हमारा दूसरा पॉइंट, कि इसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही फ़र्क है इसका फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का और पैसिव डिफ्यूज़न में, कि इसमें क्या हो सकता है, नॉन डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस भी पास होगा, अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पास होगा। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कैरियर प्रोटीन, जो इन ड्रग मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, ले करके जाते हैं। इसको भी क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये भी एक फॉर्म ऑफ क्या है, डिफ्यूज़न है। तो अगला नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि हमारा ड्रग मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इसमें भी होता है, लेकिन अगेंस्ट होता है। किसके अगेंस्ट होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन पे जा सकता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर हमें अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट करना है, किसी काम को अगेंस्ट करना है, किसी के अगेंस्ट जाना है, तो फिर हमें क्या होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए, ठीक है। तो फिर बस अगर अगेंस्ट हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के, तो फिर उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हमें सेल्स को कैसे मिलता है, ATP के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में। एंड इससे क्या होता है कि हमारा सेलेक्टिव अक्यूमुलेशन हो जाता है सब्सटेंस का एक साइड ऑफ मेम्ब्रेन पे। फॉर एग्जांपल हमारा ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो फिर इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में भेज रहे हैं। तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन
होने लगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से हाई कॉन्सेंट्रेशन है। और फिर अगर हम इसमें और बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर क्या होने लगेगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा, मतलब जमा होने लगेगा। एग्जाम्पल कौन कौन से ड्रग्स हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजते हैं? पहला है, सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज आप लिख सकते हो। फिर क्या है, लेवाडोपा एंड मिथाइल डोपा। ये सारे क्या होते हैं, हमारे गट से एक्टिवली अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, कैरियर प्रोटीन का कॉन्सेप्ट आता है। वो कैसे कि जैसे हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में हो रहा था, वैसे पार्टिकल्स जो कि नॉन डिफ्यूजिबल थे, जो कि क्या हो रहे थे, हमारे नॉर्मल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, वो भी किससे जा रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू जा रहे थे, है ना। एंड फिर किसके थ्रू जा रहे थे, कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू जा रहे थे। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि कैरियर प्रोटीन हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसको एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाएगा, बट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लो है एंड यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हाई है, हमें इसको अंदर से बाहर ले जाना है फॉर एग्जांपल। तो फिर हम क्या करेंगे इसमें कि हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल अंदर है तो फिर उसको हम लोग बाहर ले जा सकते हैं। ये जो कैरियर प्रोटीन है ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ले जाने के काम आता है। ओके, तो फिर यहाँ से हो जाएगा हमारा कैरियर प्रोटीन। वो इस तरह से होता है कैरियर प्रोटीन। एंड ड्रग मॉलिक्यूल क्या होता है, इससे बाइंड करता है एंड यही लेकर के इसको कहाँ चला जाता है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जहाँ पे हमें इसको ले जाना है, चाहे वो हाई कॉन्सेंट्रेशन हो या लो कॉन्सेंट्रेशन हो। जनरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट को क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, है ना। एंड इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाता है। तो ये था इसका शॉर्ट में ओवरव्यू एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। एग्जांपल क्या था इसका, लेवाडोपा एंड मिथाइल डोपा, और सबसे इजीएस्ट एग्जांपल क्या था, ग्लूकोज। तो ये हुआ हमारा किस तरह से ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी में। 4 तरह से होता है, पैसिव, एक्टिव, फैसिलिटेटेड एंड पाइनोसाइटोसिस। एंड लास्ट वन हमारा क्या, पिनोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस में क्या होता है कि ये प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट का, किसका ट्रांसपोर्ट का, ड्रग के ट्रांसपोर्ट का, सेल के अक्रॉस, सेल के अंदर, किस फॉर्म में, पार्टिकुलेट फॉर्म में। और इसमें कैसे बनता है, वेसाइकल्स का फॉर्मेशन होता है, वेसाइकल्स इसमें बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन एंड ये है हमारा ड्रग का सब्सटेंस। तो सेल मेम्ब्रेन इसको अपने अंदर कैसे लेकर के जाएगा, पाइनोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है अपने आप को इस तरह से फोल्ड कर लेता है एंड ड्रग मॉलिक्यूल्स क्या आ जाते हैं इसके अंदर, फोल्ड कर लेता है। और फिर यहाँ पर क्या बनता है, वेसाइकल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या हो रहा है, ड्रग मॉलिक्यूल्स हमारे शिफ्ट हो रहे हैं एंड फिर यहाँ पर जो पॉकेट का फॉर्मेशन हो रहा है, वेसाइकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, फोल्ड हो रहा है। एंड यही होता है हमारा पिनोसाइटोसिस में। हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल है अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जा रहा है, हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब हमारे सेल के अंदर। ओके, तो ये था हमारा लास्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस का पिनोसाइटोसिस। एंड तो अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ड्रग के अब्जॉर्प्शन को। पहला फैक्टर है हमारा एक्वस सॉल्युबिलिटी, मतलब एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर। ओके, कि जैसे कि हमारा जो ड्रग है वो हम चाहे टैबलेट फॉर्म में ले, मतलब सॉलिड फॉर्म में ले, या लिक्विड फॉर्म में ले। तो टैबलेट फॉर्म में ले या लिक्विड फॉर्म में ले, उसको पहले क्या होना पड़ता है, डिसइंटीग्रेट होना पड़ता है। डिसइंटीग्रेट का मतलब टूटना पड़ता है। ड्रग को क्या होगा, पहले वो टूटेगा। हम माउथ से ड्रग लिए कोई, ठीक है, वो ड्रग हमारा कहाँ जा रहा है, टैबलेट के फॉर्म में लिए, तो वो ड्रग हमारे स्टमक में पहुँचा। स्टमक में पहुँचने के बाद क्या होगा, वो ड्रग डिसइंटीग्रेट करेगा। डिसइंटीग्रेट में क्या करेगा, वो छोटे 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 पार्टिकल्स में टूटेगा। एंड डिसइंटीग्रेशन के बाद वो ड्रग क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। उसको क्या कहते हैं हम, डिसॉल्यूशन। डिसॉल्व करेगा हमारे एंजाइम्स के साथ, या फिर जो हमारा प्रेजेंट होता है यहाँ पर गैस्ट्रिक एसिड के साथ। फिर क्या होगा, जो हमारा डिसोल्यूशन हो गया उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा क्या होता है, एपिथेलियल लाइनिंग प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में एज वेल एज स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, डुओडेनम में होता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, डुओडेनम में होता है। तो इनमें क्या होता है, एपिथेलियल लाइनिंग प्रेजेंट होता है। एंड तो इससे क्या होगा, हमारा ड्रग का अब्जॉर्प्शन होगा। एंड फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, वो लीवर में जाता है ना। उसके बाद लीवर से वो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, ठीक।
तो जो हमारा जो ड्रग ले रहे हैं वो क्या करेगा, पहले अपने आप को डिसॉल्व करेगा एक्वस फेज में, पहले अब्जॉर्ब होने के पहले। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, डिसॉल्यूशन का जो रेट है, मतलब डिसॉल्व होने का रेट है, वो गवर्न करता है रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन, मतलब कितना जल्दी किस रेट से वो ड्रग मॉलिक्यूल हमारा इंटेस्टाइन का जो प्रेजेंट है, हमारे स्टमक में जो प्रेजेंट है गैस्ट्रिक जूस, उसके साथ वो डिसॉल्व करेगा, वही डिपेंड करता है रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन, उतना ही फास्ट उसका क्या होगा, रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो इसका हमारे बेस्ट क्या है, लिक्विड मेडिसिनल प्रिपरेशंस, क्योंकि लिक्विड प्रिपरेशन को डिसइंटीग्रेट नहीं होना पड़ रहा है, क्योंकि वो तो पहले से ही लिक्विड फॉर्म में है, वो डिसॉल्व भी नहीं होना पड़ रहा है, तो ये दोनों स्टेप क्या हो गए, इसके स्किप हो गए, तो इसका अब्जॉर्प्शन का रेट क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। रेट ऑफ डिसोल्यूशन गवर्न करता था रेट ऑफ डिसोल्यूशन, एंड डिसोल्यूशन तो इसमें हो ही नहीं रहा है ना, क्योंकि इजीली ये पहले से ही डिजॉल्व फॉर्म में है। एंड फिर हमारा क्या होता था कि आसानी से अब्जॉर्ब होता था देन सॉलिड डोजेज फॉर्म, क्योंकि टैबलेट को क्या होना पड़ रहा है, पहले डिसइंटीग्रेट, फिर डिजॉल्व, फिर आ रहा है हमारा अब्जॉर्प्शन, फिर आता था क्या, DME, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हमारे टैबलेट्स के केस में DD, ADME, एंड सिरप्स के केस में ये दोनों जो है केस हमारा स्किप हो जा रहा है, या फिर अगर हम पेरेंट्रल रूट से भी लेंगे ड्रग को, उसमें भी हमारा ये दोनों केस स्किप हो जाता है। ठीक है, अगला है हमारा क्या फैक्टर जो अफेक्ट करता है अब्जॉर्प्शन को, कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो होंगे, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स क्या होंगे, आसानी से बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चले जाएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होंगे, स्मॉल साइज के ड्रग होंगे, तब ना वो उन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के छोटे छोटे पोर्स से पास करके जाएंगे, है ना। एंड फिर क्या होगा, रैपिड अब्जॉर्प्शन होता है अगर वो लिपिड सॉल्युबल होंगे, अनआयोनाइज्ड होंगे, स्मॉल साइज के ड्रग मॉलिक्यूल्स होंगे। वैसे ही अगर हम बात करें कि अगर हमारा जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है, वाटर सॉल्युबल होगा, अगर आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा, अगर उसका साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा, तो फिर उसका जो अब्जॉर्प्शन का रेट है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि वाटर सॉल्युबल इजीली नहीं हो पाता है। इसके लिए क्या होना चाहिए, कैरियर प्रोटीन के बिना ये वाटर सॉल्युबल ड्रग्स का इंसोल नहीं हो पाता है। एंड या फिर उसमें क्या होना चाहिए, एक्वापोरिन्स, जो हमने लास्ट में पढ़ा था। ठीक है, अगला क्या है हमारा कंसेंट्रेशन, अगर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट रहेगा वहाँ पे तो फिर आसानी से हो जाएगा, पैसिव डिफ्यूज़न ही वहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन जैसे कि हमारा ECF में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और ICF मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो फिर हमारा इजीली क्या हो जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ड्रग जाएगा ATP के यूज़ के बिना। एंड अगर हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो इंट्रा सेलुलर से बस थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू है, तो फिर हमारा जो रेट है अब्जॉर्प्शन का वो स्लो होगा और एक टाइम पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। कब स्टॉप हो जाएगा, जब बाहर का कॉन्सेंट्रेशन अंदर के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या करते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है, तभी वो इजीली अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, एरिया ऑफ अब्जॉर्बिंग सरफेस, मतलब जितना ज़्यादा बड़ा उसका सरफेस एरिया होगा उतना ही फास्टर क्या होगा, उसका रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन होगा। ये एक कॉमन सेंस था। ठीक है, एंड तो अगला क्या है हमारा, एसिडिक ड्रग्स है। तो एसिडिक ड्रग्स क्या होते हैं, बिल्कुल तुरंतली अब्जॉर्ब हो जाते हैं, कहाँ से, स्टमक से। एंड बेसिक ड्रग्स कहाँ से अब्जॉर्ब होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से, मैंने आपको बताया था। तो मतलब पीएच का भी इन्फ्लुएंस पड़ता है, क्यों, क्योंकि स्टमक में एसिडिक पीएच है एंड बेसिक ड्रग्स क्या अल्कलाइन पीएच में आसानी से अब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब पीएच से भी इन्फ्लुएंस होता है अब्जॉर्प्शन के रेट पे। इंक्रीज्ड पेरिस्टाल्सिस डिक्रीज अब्जॉर्प्शन। पेरिस्टाल्सिस का मतलब क्या होता है, जो हमारा GIT होता है उसमें क्या होता है, कुछ मूवमेंट्स होते हैं इस तरह के, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मूवमेंट होते रहते हैं, एक टाइम पे सिकुड़ेगा फिर एक टाइम पे रिलैक्स करेगा, कोलैप्स रिलैक्स। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो हमारा फूड है या फिर जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है वो आगे बढ़ता जाता है। तो अगर हमारा जो पेरिस्टाल्सिस है ये बहुत फास्ट रहेगा तो ड्रग मॉलिक्यूल एक जगह पे रुकेगा ही नहीं। ड्रग मॉलिक्यूल हमारा स्टमक में अगर ज़्यादा पेरिस्टाल्सिस हो रहा है तो एसिडिक ड्रग है वो, ये पेरिस्टाल्सिस से इसको आगे ढकेलते जाएगा, आगे ढकेलते जाएगा, बिल्कुल जल्दी चला जाएगा। पता चला हमारा ड्रग पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज होने की वजह से ऐसे ही ऐसी एज इट इज़ एक्सक्रीट आउट हो गया, तो फिर वो अपना थेरेप्यूटिक एक्शन ही क्या दिखाएगा। ठीक है, तो पेरिस्टाल्सिस भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वस्कुलैरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सर्फेस, मतलब अगर उसका ब्लड फ्लो जितना फास्ट होगा उतना ही ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें सर दर्द है तो फिर वहाँ पर ब्लड फ्लो फास्ट होगा, मुंह से दवा खाएं हम लोग, ब्लड फ्लो से क्या होगा कि हमारे जल्दी जल्दी जहाँ पर साइट ऑफ एक्शन है, जहाँ पर इसको एक्ट करना है,
वहाँ पर भी क्या जाएगा, हमारा ब्लड से के थ्रू ड्रग मॉलिक्यूल्स चला जाएगा और फिर वहाँ पर जाने के बाद वो अपना एक्शन दिखाएगा। इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है अगर हमारा ब्लड फ्लो फास्ट रहेगा। ठीक है, तो फिर हमारा लास्ट पॉइंट है कि जो एब्जॉर्प्शन के रेट को गवर्न करता है वो क्या है, हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन होता है हमारा इनहेलेशन रूट से। ठीक है, वो कैसे कि इनहेलेशन रूट में क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली अपने सांस के थ्रू इनहेल करते हैं ड्रग को, वो डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, हमारे लंग्स में जो प्रेजेंट होते हैं, ये गंदा सा लंग्स है मेरा, ठीक है, यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं छोटे 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 एल्वियोलाई होते हैं। ठीक है, एल्वियोलाई में क्या होता है कि जो ड्रग आता है डायरेक्टली डिफ्यूज़ हो जाता है, जैसे कि एल्वियोलाई में O2 एंड CO2 का डिफ्यूज़न होता है, वैसे ही ड्रग मॉलिक्यूल डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ड्रग डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है और यहाँ पर इसकी क्या होती है, 100% बायो अवेलेबिलिटी भी होती है। मतलब हमारा ड्रग को लीवर से कोई लेना देना नहीं है, मतलब लीवर से लेना देना नहीं है, तो क्या हो जा रहा है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी स्किप हो जा रहा है। ठीक है, तो फिर वो हमारा ड्रग डायरेक्टली क्या होता है, असर दिखाता है। अस्थमा के केस में हम लोग इनहेलेशन रूट से ड्रग को लेते हैं। ठीक है, जैसे IV लेंगे तो इसके में भी क्या होता है, डायरेक्टली हमारा कहाँ जा रहा है, ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है। या फिर अगर हम ड्रग को ले रहे हैं किस रूट से, सबलिंगुअल रूट से, मतलब माउथ के अंदर जो छोटे 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 ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर माउथ के अंदर छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, उससे जो है वो डायरेक्टली कहाँ ब्लड जा रहा है, हमारा ड्रग चला जा रहा है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है। अगला है क्या अपना रेक्टल। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बताया था, दो तरह के वेन्स होते थे इसमें। एक होता था क्या, एक्सटर्नल हेमोराइडल वेन्स, और दूसरा था क्या, इंटरनल हेमोराइडल वेन। एक्सटर्नल हेमोराइडल वेन से जो ड्रग अब्जॉर्ब हो रहा था वो लीवर को क्या कर रहा था, बाई पास कर दे रहा था। एंड इंटरनल हेमोराइडल वेन से क्या हो रहा था, लीवर को बाईपास नहीं कर पा रहा था, मतलब लीवर में जाता था। 50% के आसपास का जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो हमारा एक्सटर्नल हेमोराइडल वेन्स के थ्रू जाता था एंड वो लीवर को बाईपास करके डायरेक्टली हमारा कहाँ चला जा रहा था, ब्लड स्ट्रीम में जा रहा था। तो फिर इसी वजह से इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डायरेक्टली ब्लड का फ्लो, बायो अवेलेबिलिटी क्या थी, ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू ओरल रूट। क्योंकि ओरल में पूरी तरह से ड्रग जो हमारा अब्जॉर्ब हो रहा है कहाँ से, स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो हमारा कहाँ जा रहा है, डायरेक्टली हमारे लीवर में। और फिर लीवर में जाने के बाद क्या होता था, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता था। ठीक है, तो फिर इसमें क्या हो रहा था, अगला सबक्यूटेनियस, जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन होता है वो हम सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा उसमें भी क्या होता था कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाके स्टोर होता था, फिर धीरे 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 हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब होता था। ओरल रूट में क्या होता था, आया ड्रग स्टमक में आया, एसिडिक ड्रग होगा यहाँ से अब्जॉर्ब होगा, बेसिक ड्रग होगा यहाँ से अब्जॉर्ब होगा, है ना। एंड आपको पता होगा कि एसिडिक ड्रग्स, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एग्जांपल इंसुलिन को हम लोग क्यों सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, ओरल रूट से क्यों नहीं देते हैं। अगर हम इंसुलिन को ओरल रूट से देंगे तो फिर हमारे जो स्टमक है उसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ एसिडिक जूसेस। ठीक है, वो क्या करेंगे, इंसुलिन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय कर देंगे तो फिर वो हमारा लीवर में क्या ही जाएगा एंड लीवर के बाद वो ब्लड में क्या ही पहुंचेगा, मतलब वो अपना असर दिखा ही नहीं पाएगा, जिसलिए हम उस ड्रग को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से हमें फार्माकोकाइनेटिक्स ड्रग का पढ़ना ज़रूरी है कि कौन सा ड्रग किस रूट से हम दे सकते हैं और फिर उसका जो एब्जॉर्प्शन का रेट है वो भी अफेक्ट करता है रूट पे। ठीक है, अगर हम लास्ट में क्या है हमारा इंट्राडर्मल में हम क्या कर रहे थे, जो हमारा ऊपर वाला लेयर होता है एपिडर्मिस, फिर उसके जस्ट नीचे डर्मिस, अगर हम इनमें से किसी एक में इंजेक्ट कर रहे थे ड्रग मॉलिक्यूल तो फिर उससे हमारा क्या हो रहा था, स्लोली अब्जॉर्ब होकर के ब्लड स्ट्रीम में उससे भी जा रहा था। तो फिर इतने सारे हमें रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने से क्या पता चला कि पेरेंट्रल रूट जो है वो उसमें ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन है एज़ कम्पेयर टू एंटेरल रूट। एंटेरल रूट में क्या आता है, ओरल, है ना, ओरल, रेक्टल या फिर सबलिंगुअल। ठीक है, और इसमें क्यों होता है ये, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो बाईपास हो जाता है। वैसा ही एक एग्जांपल है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का कि अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं, नाम है उसका स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो हम ले रहे हैं अगर ओरल रूट से तो चलो स्टमक से भी बच गया, इंटेस्टाइन से भी बच गया। ठीक है, इसमें कुछ अफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो अगर लीवर में आया, लीवर में आने के बाद क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है और इसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये जो ड्रग है पूरी तरह से क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड डिस्ट्रॉय होने से वजह से
क्या होता है हमारा, वो ब्लड में नहीं पहुंच पाता और अपना एक्शन नहीं दिखा पाता है। तो यही था हमारा अब्जॉर्प्शन और किस किस तरह से हमारा ड्रग्स अपने बॉडी के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होता था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।